वन में Mn2 प्लस और सेकंड में स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम है तो मैग्नेट आएगा, और थर्ड में वीकली एल्कलाइन है तो यानी MnO2 आएगा। ठीक है, फोर्थ में क्रोमियम 3 प्लस, फिफ्थ में कंसंट्रेट HNO3 इसलिए NO2 आएगा, और सिक्स में NO आएगा क्योंकि HNO2 है, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट करेगा NO प्लस HNO3 और HNO3 उसको ऑक्सीडाइज करेगा, NO आ जाएगा। इसके बाद सर, हाँ सर थर्ड में ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहेगा? हाइड्रोक्साइड में नहीं जाएगा, MnO4 माइनस एल्कलाइन मीडियम में मैग्नेट बनेगा बेटा, है ना। और अगर आप हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो वो फिर बेटा एसिडिक हो जाएगा ना, और सॉल्ट बनेगा उसका। अगर आप MnOH6 बनाते हो तो MnOH6 एसिडिक हुआ और मीडियम हुआ एल्कलाइन है तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा? मैग्नेट आएगा। यस सर। ओके, 7 तक हो गया बेटा। 7 में ओजोन बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। देखिए 7 में ओजोन है, ओजोन ब्रेक करेगा किसमें? ऑक्सीजन में, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ओके 7 8 में क्या होगा? अगर रिडक्टेंट है तो H2O2 को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। देखिए जैसे मान लिया बेटा ये H2O2 है ना, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो अगर हम रिडक्टेंट लाएंगे तो रिडक्टेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा -2 में, मतलब वाटर बनेगा। देन क्वेश्चन 9th, एक बार कंसंट्रेट 9th में आपको बता देता हूं। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, अगर एक किसी रिडक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो पहले रिड्यूस होगा बेटा SO2 में। ठीक है, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट और है एक्सेस में तो सल्फर आएगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए तो बेटा S2 माइनस में आएगा, यानी सल्फाइड में आएगा। नॉर्मली हम SO2 बनाएंगे, लेकिन उसने कह दिया कि अगर रिडक्टेंट एक्सेस में है तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर के रिडक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन बचे हुए रिडक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन करके उसको बनाएंगे सल्फर में, और रिडक्टेंट अगर ज्यादा है तो वो रिडक्टेंट और सल्फर के बीच फिर रिडक्शन रिएक्शन होगी और सल्फाइड बन जाएगा। और जो 10th दिया हुआ है बेटा, इसमें हैलोजन का क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड है ना, जिसमें X यहां पर हो सकता है, जो यहां पर इसकी जो मान लिया N है, N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। अगर इसकी किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो पहले बन गया क्लोरीन बना, क्लोरीन से फिर रिड्यूसिंग एजेंट के रहते बन जाएगा क्लोराइड में बन जाएगा। अब आप बता दिए 10 तक, किसी का कोई डाउट हो तो और बताएं। सर थर्ड वाला, थर्ड में क्या बनेगा? यहाँ पर बेटा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन में पर मैग्नेट रिड्यूस होता है MnO2 +4 में जाएगा ना। यस सर। +4 में क्या बनेगा? MnO2 बनेगा ना बेटा, MnOH4। MnOH4 क्या होगा? फिर ब्रेक कर जाएगा MnO2 में। यस सर। अच्छा, इसी के नीचे बेटा एक दूसरा टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया है सल्फर सॉरी S ब्लॉक मेटल है, ये S ब्लॉक मेटल हो गया, S ब्लॉक मेटल, इसकी रिएक्शन हो रही किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड M2OX। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। मान लिया इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं
तो जब बेटा इसको हीट करेंगे तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? नाइट्रोजन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन ये ऑक्सीडाइज होगा N2 में। तो ये जो ऑक्सीजन ये रिड्यूस हुआ O- में, O2- में, और ये H के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो फिर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अंडर हीटिंग नाइट्रोजन की वही ऑक्साइड बनेगी जो हीट को अंडर हीट कंडीशन सरवाइव कर सके। तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन की कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा? N2O, NO, N2O3 और NO2 और NO N2O5 में कौन ज्यादा स्टेबल है? NO, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये बनेगा। और आपको बता दें ये लगभग होती टेम्परेचर 800 डिग्री सी पर, तो है ना, तो यहां पर फिर बन जाएगा बेटा NO बन जाएगा, है ना, अंडर हीटिंग कंडीशन। देन थर्ड में बेटा जो हाइड्राजीन लिखा हुआ है, आप अमोनिया ले लें या फिर हाइड्राजीन ले लें, N2H4 ले लें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसमें भी यही बात होगी। आपको याद होगा अभी मैंने कुछ दिन पहले अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग बताई थी, आपको याद है ना बेटा? तो हमने कहा था कि वहां अमोनियम आयन और एंड जो एनायन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता था, दोनों 1:1 में थे, मतलब ऑक्सीडेंट के इक्विवेलेंट ज्यादा नहीं है। इसीलिए हमने कहा था बेटा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। वो समझ बात आई कि नहीं आई? हेलो, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बात बोली थी अमोनियम सॉल्ट्स में कि जैसे ये ले लीजिए आप, मान लिया हमने कहा बेटा अमोनियम नाइट्राइट ले लिया, इसको हमने हीट किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हमने कहा इसमें कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, न 3 से कम न 3 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ N2 है, तो ये 1:1 में है। देखिए यहाँ ऑक्सीडेंट हम ज्यादा ले सकते हैं N2, इसलिए पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन जब भी कभी होगा तो पहले बेटा N2 बनेगा, N2 बनेगा, और अगर ऑक्सीडेंट ज्यादा है तो वो ऑक्सीडेंट फिर N2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन के साथ में भी बेटा यहाँ पे N2 आएगा। इसके बाद फोर्थ में आप लोग बताइए, फोर्थ में बेटा रिएक्शन क्या होगी? ध्यान दीजिए, जैसे HNO2 लिख दिया, HNO2 की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो रही है, बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, तो क्या बन जाएगा? HNO3, ठीक। फिर इसके बाद फास्फोरस के बेटा कुछ ऑक्सीडेशन दे रखे हैं। फास्फोरस में जैसे 5th में +3 है, 6 में +1 है ना, 7th में आर्सेनाइट है, 8 में सल्फर SO2 है, एंड दिस वन। तो ये जितने भी केसेस हैं यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा, और अपने हायर ऑक्सीडेशन फास्फोरस वाले चले जाएंगे +5 में, और सल्फर वाले चले जाएंगे किसमें? +6 में, और आर्सेनाइट चला जाएगा आर्सेनेट में। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बढ़ जाएगी, है ना। जहां 3 है वहां 5 हो जाएगा, और जहां 4 है वहां पे 6 हो जाएगा। सर SO2 SO3 में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 में। अब डिपेंड करेगा बेटा मीडियम, अगर मीडियम यहाँ पर अगर मान लिया आप गैसेस स्टेट में रिएक्शन करा रहे हैं तो बेटा SO3 बनेगा, अगर आप एक्वस फेज में ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है ना, फेज का फर्क है। सर और कोई डाउट? थर्ड जैसे क्वेश्चंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट दिया रहेगा ना, कि एक्सेस में ले रहे हैं कि लिमिटेड ले रहे हैं? हाँ, वो डिपेंड करेगा, अभी ऐसे केसेस आएंगे। अभी मैं शॉर्ट नोट डिस्कस, आज फिनिक्स ऐप पे मैंने शॉर्ट नोट्स भिजवा दिया है, आगे होंगे फिनिक्स ऐप पे। यस हाँ, शॉर्ट नोट्स ऑन सॉल्ट एनालिसिस आ गए हैं फिनिक्स ऐप पर, और 2 चार्ट आए होंगे बड़े से, उसमें येलो कलर के एक होंगे,
खैर उसमें कलर तो नहीं होगा, आपको एक कॉलम जैसा चार्ट मिला होगा आप लोगों को। देखा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सर देखा? बट हाँ बोलो बेटा। सर ऐप से फोटोकॉपी निकलवा नहीं सकते सर, तो आप उसका पीडीएफ वेबसाइट भेज पे देख देंगे ले भाई, तो वेबसाइट पे देख सकते हैं। है ना, इसीलिए ग्रुप पे नहीं सर डलवाया तो गया। पीडीएफ मिल जाएगा सर, ओके सर पीडीएफ ऐप से नहीं मिल पाएगा। पीडीएफ देखो बेटा, आपके यहाँ शायद A180 सर में पीडीएफ शायद वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन कर सा सकते वेबसाइट, हैं, कौन सर सा हाँ, आपको कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स वाला मिला था ये में, है ना, तो पूछ लो इम्पोर्टेंट ये बच्चे नोट्स मिला है, शॉर्ट नोट्स का तो कुछ नहीं मिला है। नहीं, वही इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन सॉल्ट एनालिसिस, नोट्स अच्छा ऑन सॉल्ट एनालिसिस, वही सर, बेटा मैं फिनिक्स ऐप बार में- बार कर। सर आप फिनिक्स ऐप में रखे है ना? हाँ हाँ उसी में आए हुए। हाँ, ठीक, उसी से पूछ लेंगे। हाँ देखिए सभी लोग, फिर बता देता हूँ बेटा, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने कहा था ना कि बेटा वो नोट्स ऑन सॉल्ट एनालिसिस, यस सर। ये मैं भिजवा नहीं पाया था आपको, तो आज फिनिक्स ऐप पे डलवा दिया है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, फिनिक्स ऐप पे ही रहेगा। ठीक, इसके अलावा 2 चार्ट आए होंगे, बड़े से 2 चार्ट आए होंगे जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। आज आप स्टडी करिएगा और इसको अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, आज ठीक हम बेसिक रेडिकल, आज हम पूरा बेसिक रेडिकल खत्म करेंगे। आज हम पूरे ड्राई टेस्ट भी पढ़ाएंगे बेटा, ड्राई टेस्ट 5 होंगे, ठीक है ना, उन सबको पढ़ा देंगे। तो आज दोबारा बेसिक रेडिकल खत्म हो जाएगा। फिर वो जो चार्ट आपको दिए गए हैं ना, उनसे हम आपको बोल देंगे कि बेटा इसको पढ़ो, और फिर अगले क्लास में उसके डाउट तो नहीं दिख रहे हैं उस पे? नहीं आए होंगे बेटा, कॉलम बने होंगे बहुत बड़े। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं दिख रहे सर। सिर्फ शॉर्ट नोट्स आया है, शॉर्ट नोट्स भी नहीं आए, कुछ भी नहीं फिनिक्स है, आया सर। सर कुछ नहीं डाला हुआ है। फिनिक्स ऐप पर आया नहीं क्या? नहीं आया सर। नहीं सर। नहीं आया? अभी मैं याद दिला दूं क्या? नहीं भाई, हमने कह तो दिया था। अच्छा, सब लोग ने देख लिया? फिनिक्स ऐप पे कुछ भी नहीं आया? नहीं सर, सर नहीं है, कुछ भी नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा, नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं अभी बोल देता हूँ अपने यहाँ सत्तू जी को। वन मिनट, फोन लग नहीं रहा इनका भी। चलो, क्योंकि मुझे अब तो जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब तो उसके बिना आगे हम कुछ पढ़ा ही नहीं सकते हैं, सब खत्म। और उसके अलावा पढ़ाने के लिए हमारे पास बचा ही नहीं कुछ। शॉर्ट अब तो नोट इसके- वाली शीट तो है, लेकिन वो चार्ट जो आप बोल रहे हो वो नहीं मिल रहा है। मतलब सर हाँ, मैं नोट्स वाली शीट, शॉर्ट नोट्स वाली सीट है सर। अच्छा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो आ गया, और 2 बड़े चार्ट थे वो नहीं मिले आपको। मतलब उसमें कॉलम बने होंगे, उसमें लिखा होगा प्रिपेयर्ड बाय वीके जायसवाल, लिखा होगा उसमें। यस सर। सर, सर जो वो आपने जो- ड्राइव में भेजा था वही है? हाँ हाँ, जो मैंने ड्राइव में भेजा था वही यस यस वही है। मैंने उसको ड्राइव में भेजा था, उसी ड्राइव में जो हमने वो भेजा था वही बेटा फिनिक्स ऐप में है। एक और पेजेस आए होंगे, 2 पेजेस आए होंगे, या तो किसी फॉर्म में दिए गए होंगे, तो उसमें बेटा लिखा होगा, है ना, प्रिपेयर्ड बाय वीकेजे सर, और उसके नीचे कॉलम बने होंगे। जैसे एक तरफ लिखा कॉलम में लेड सिल्वर, फिर यहाँ पे केआई के साथ रिएक्शन, केसीएन के साथ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन वो कुछ 2 लिखा है चार्ट उसमें? के पीडीएफ आप भेज देना सर, उस पे तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिखे हैं उसमें? नहीं है सर। नहीं दिख अच्छा चलो, नहीं उसकी सर जरूरत आप तो ग्रुप पे पड़ेगी। भेज देना ना। अच्छा तो अच्छा चलो एक मिनट, इस टेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तक और कोई डाउट है बेटा किसी का? 9 तक बताएं। 9 तक सेकंड का हाँ। आंसर नाइट्रोजन N2 दे रखा है। हाँ N2 आएगा, ठीक तो है, सही तो है, दिक्कत क्या है इसमें? तो सर आप बोले कि NO वाला तो अरे पूरी बात तो सुनो, तूने सुना कहाँ? मैंने कहा नाइट्रोजन ही मिलेगी, लेकिन अगर ऑक्सीडेंट ज्यादा होगा तो फर्दर वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन यहाँ कोई एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, तो हम जबरदस्ती एक्सेस नहीं सोच लेंगे बेटा, है ना। अगर जब तक यहाँ पे टेम्परेचर हीटिंग नहीं लिखा हुआ है, तो हम हीटिंग जबरदस्ती अपने मन से नहीं मान लेंगे बेटा, है ना। एक्सेस नहीं लिखा हुआ तो हम एक्सेस नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मान लेंगे,
अगर HCl लिखा गया तो मैं उसको डाइल्यूट HCl लेके चलेंगे, कंसंट्रेट लिखा होगा तो लिखा होगा क्योंकि वो स्पेशल हो गया। ठीक है बेटा, जैसे मैं कहूंगी भाई वहां जाना, इंस्टीट्यूट चले जाना, तो हम ये अगर आपसे कह रहे हैं कि बेटा इंस्टीट्यूट जाके वहां रुके रहना, 2 बजे तक रहना, तो इसका मतलब कोई स्पेशल केस हो गया, है ना बेटा। ओके, क्वेश्चन 10 तक कोई डाउट है? 10 में देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 10 में पहले H2S है ना, H2S पहले ऑक्सीडाइज हुआ होगा किसमें, सल्फर में, और सल्फर फिर ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर 11th में HCl HBr HI ऑक्सीडाइजिंग एसिड, पहले इसको क्या करेगा, जैसे मान लिया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लिया HX ले लिया, HX को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा X2 में, फिर X2 फर्दर कन्वर्ट हो सकता है अपने एसिड में HXO3 में। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें इसमें क्लोरीन का कन्वर्जन बड़ा डिफिकल्ट होगा, वो तो ठीक है जनरल हम लिख सकते हैं, इसमें मेनली आयोडीन और ब्रोमीन आप मान सकते हैं, क्लोरीन का बड़ा मुश्किल है ना। फिर नेक्स्ट यहां पर आया हुआ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है 12th वाला, हेलोजन्स लिखे हुए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जरा सोचो बेटा, हेलोजन खुद अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका रिएक्शन दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किया, मतलब अब ये रिड्यूसिंग का काम करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग है ही है। तो अब हेलोजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एक ही बनेगा, क्या उसका ऑक्सीसिव बन जाएगा HXO3। लेकिन ये वाला केस आपको ज्यादा डोमिनेंट किस में होगा, आयोडीन में होगा। आपको याद होगा मैंने नाइट्रिक एसिड में बात आपको पढ़ाई है कि नाइट्रिक एसिड विल ऑक्सीडाइज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड, है ना, ओजोन कर देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडिक एसिड में, लेकिन आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ बोलिए सर, HXO4 नहीं बन सकता क्या? बेटा, HF4 नहीं मिलता है। जरा सोचो, फ्लोरीन के पास इतने ऑर्बिटल नहीं खाली हैं कि वो बॉन्ड बना पाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बात, आप 13, 14, 15, 16, 17 तक इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपने आप रिएक्शन आ जाएंगे, उसके बाद में आपको याद दिलाऊं, मुझे याद रहेगा। अच्छा, इसमें 18th में आप लोग देखिए, 18 वाला भी 18 तो कर लोगे, डाइल्यूट HCl डाला गया, क्या बनेगा, H2S गैस बनेगी ना बेटा। अच्छा, इसके बाद 19th अभी छोड़ दें, मैं बताऊंगा। 20th भी छोड़ दें, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, हाँ लास्ट 21 आप लोग कर लोगे। 21 मैंने बता रखा है ना आपको, देखिए अमोनिया गैस है बेटा, है ना, कॉपर सल्फेट में बोलो पास कराओगे तो क्या बनेगा, जवाब दो। अगर अमोनिया गैस को नहीं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर अमोनिया ज्यादा होगा तो फिर टेट्रा अमीन कॉपर 2 बनेगा बेटा, है ना। पहले यहाँ पर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर का पीपीटी आएगा, और अगर आपने अमोनिया ज्यादा पास करा दिया तो टेट्रामीन कॉपर 2 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे ग्लास रॉड लाए, ये भी मैंने आपको बता दिया, अमोनियम क्लोराइड का डेंसवाइट फ्यूम आएगा, नेस्लर्स रिएक्शन हमने आपको बता दिया, ठीक। तो हमने अभी रिएक्शंस यहाँ पे छोड़ी कितनी है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ाने तो मैं भी समझा दूं आपको, ये सब समझा दूं, आप समझ भी जाओगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए टाइम के कारण मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। और अभी ये रिएक्शन जो शॉर्ट नोट्स है ना बेटा, जो नोट्स ऑन सॉल्ट एनालिसिस है, वो जब पढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन उसमें आएंगे, और मेरे को वहीं पर जब डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा आपको फील आएगा एज कंपेरिजन टू हियर, ठीक। तो इस तरीके से ये शीट कंप्लीट हो रही है एक्सेप्ट PT7, और तो अगले क्लास में आप लोग PT7 करके लाएं, ठीक बेटा। सर, हेलो, हाँ सर जो 12th क्वेश्चन है यही टेक्स्ट वाले में, उसमें HXO4 क्यों नहीं बना? बेटा, वो HXO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, जैसे क्लोरीन का तो बन ही नहीं सकता, आयोडीन का जो HiO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी ज्यादा अच्छा और स्टेबिलिटी भी कम है उसकी, दोनों बातें हैं बेटा, इसलिए नहीं बनेगा, इसलिए इक फॉर्म बनेगा। और एक और बात बता दें, अभी हम आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जैसे मान लिया आपको HClO3 से या NaClO3 से आपको NaClO4 बनाना है, ध्यान देना मेरी बात को, NaClO3 से NaClO4 बनाना है, तो इसके लिए हम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं, हम ओजोन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, क्योंकि NaClO4 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडेंट। तो ये भी बताएंगे, है ना, इसलिए 5 तक जाते हैं बेटा इसमें। अच्छा सर तो हाँ सर एक डाउट था सर, आपने पहले बता दिया था बट एक्चुअली मुझे अभी फिर से डाउट आ गया, वो टेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले का, वो HClO3 का हीट करने पे ClO2 HClO3 को हीट करेंगे तो HCl बनेगा और HClO4 बनेगा और HCl फिर रिएक्ट कर जाएगा, ClO2 मिलेगा बेटा, ClO2 फाइनली मिलेगा और HClO4 मिलेगा। सर HCl किससे रिएक्ट करेगा सर, मतलब HCl किससे, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा HClO4 से मिलेगा। HClO4, अच्छा। HClO3 को हीट करोगे तो बनेगा HCl प्लस HClO4, ठीक। आप बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद आप देखेंगे HCl की रिएक्शन फिर HClO4 से फिर होगी, क्योंकि उसमें रिड्यूसिंग है और उसके साथ HClO4 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है और HClO3 भी है, फिर दोनों के बीच रिएक्शन होगी, कम प्रोपोर्शनेशन बनेगा। कम प्रोपोर्शनेशन में अब आपको दूसरी ऑक्सीडेशन नहीं बन सकती, क्योंकि वो फिर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट हो जो डिस्प्रोपोर्शनेट ना करे, यानी ClO2 बनेगा। क्लोरीन के स्टेबल ऑक्साइड है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट, जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बेसिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन बेटा बता दिया, बेसिक रेडिकल के क्लासिफिकेशन के बाद हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था और उसको कंप्लीट कर दिया था। उसी में एक पॉइंट और रह गया था, क्या आपको याद आ रहा बेटा कि सेकेंड ग्रुप के बाद में रिवाइज थोड़ा रिकैप देता हूं, जब हम सेकेंड ग्रुप में H2S गैस को पास कराएंगे तो अगर फेरिक आयन दिया गया, अगर फेरिक आयन है तो H2S के रहते फेरिक क्या होगा, रिडॉक्स कर जाएगा और फेरिक कहां कन्वर्ट कर जाएगा, फेरस आयन में, बोलो फेरस में चला जाएगा। अच्छा, लेकिन जब हम सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में आएंगे, सेकेंड ग्रुप से जब थर्ड ग्रुप में आएंगे तो हमें 2 से 3 बूंदे नाइट्रिक एसिड की डालना पड़ेगा, ताकि अगर फेरस आयन मौजूद हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए फेरिक में। याद आया ना आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक क्लासिफिकेशन हमने पिछले क्लास में बताया उसमें कहीं फेरस आयन नहीं लिखा हुआ कि है, नहीं, उसमें सिर्फ फेरिक लिखा हुआ है। अगर ध्यान दीजिए, एक और बात मैं बोलूंगा, अगर फेरिक आयन, अगर मान लिया फेरस आयन होता तो फेरस आयन फोर्थ ग्रुप में आएगा, फेरस आयन फोर्थ ग्रुप में आएगा और फेरिक आयन थर्ड ग्रुप में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पे कि अगर आप नाइट्रिक एसिड को ना डालें तो क्या होगा, ये तो है ना, मैंने याद करो 2 पार्ट किए थे। अच्छा, चलिए वहीं से स्टार्ट करता हूं। मान लिया बेटा हमने फेरस आयन ले लिया, फेरस आयन था, क्रोमियम आयन है और यहाँ पे निकल ले लिया था। चलो बस इतने को ही लेके हम चलते हैं, चलो और बढ़ा दो, बेरियम आयन ले लिया और मैग्नीशियम आयन ले लिया, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा, डायरेक्ट आ गए थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज किया है
जो कि डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन बेटा सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन कम होंगे, तो अब पीपीटी के फॉर्म में यहां पे कौन मिलेगा, और यहां पर आ गया क्या, फिल्ट्रेट। बोलिए, पीपीटी का फॉर्म बेटा किसका पीपीटी मिलेगा, जो थर्ड ग्रुप में यानी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का मिलेगा। फिल्ट्रेट में आ गया आयरन, आयरन 2+, निकल 2+, बेरियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। को समझ में आया? देखिए, आयरन थर्ड ग्रुप में है, लेकिन आयरन फेरिक आयन के फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में नहीं। उसका रीजन ये है बेटा, अच्छा यहां पर एक चीज हम आपको और बोलना चाहेंगे, every cation is precipitated in its own group completely। जरा सोचिए, अगर कोई केटायन अपने ग्रुप में कंप्लीटली प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो वो अगले बाद वाले ग्रुप में पास हो जाएगा, और बाद वाले ग्रुप में पास हो जाएगा तो वह इंटरफियर कर सकता है। बताइए ना। यस सर। इसलिए बेटा हर ग्रुप में वही ग्रुप रिएजेंट यूज किया गया है जो उस ग्रुप के केटायन को लीस्ट सॉल्युबल पीपीटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर सके। और यहीं से हम एक बात बताते हैं आपको कि जितने बेटा फर्स्ट ग्रुप में है, जितने बेसिक रेडिकल हैं हमारे सिलेबस में, उनके लीस्ट क्लोराइड, उनके क्लोराइड सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन कौन से होंगे, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, मर्क्यूरस हो गया। सल्फाइड में आप बताइए, सल्फाइड कौन सबसे, यानी सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड्स का केएसपी लोअर होगा देन फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड, सही है ना? यस। हेलो, थर्ड ग्रुप में जो बेसिक रेडिकल हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट, यानी उनके हाइड्रोक्साइड का केएसपी लोएस्ट होगा। और फिफ्थ ग्रुप के केटायन के कार्बोनेट के केएसपी लोएस्ट होंगे, और मैग्नीशियम का फास्फेट का केएसपी लोएस्ट होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे बेटा फोर्थ ग्रुप में आएंगे। फोर्थ ग्रुप में आपको याद होगा, अरे म्यूट करके बात करो बेटा, घर में म्यूट तो इतना कर नहीं सकता। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस H+ aqueous N+ सल्फाइड। तो अब इसमें जानते हो बेटा पीपीटी क्या मिलेगा आपको, पीपीटी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये 12th क्लास चल रहा है क्या, हम लेट ज्वाइन किए हैं। अच्छा, ओके बेटा, आप गूगल बैच के हैं बेटा क्या? हेलो सर हेलो, यस सर। आप गूगल बैच से हैं में जो आज स्टार्ट होना था? यस सर। हेलो, हाँ नहीं बेटा, आज आपकी मॉर्निंग क्लास थी, है ना, आपकी मॉर्निंग में क्लास थी 10:45 पर, ठीक है बेटा। तो हेलो, बात हमारी सुन लें आप। और कोई स्टूडेंट है क्या इसमें, और कोई स्टूडेंट है इसमें जो गूगल बैच से है? हेलो, है क्या? नहीं, अच्छा आप ही अकेले हैं। तो आज आप, अच्छा तो आप ऐसा करिएगा बेटा, परसों मेरी क्लास है, डे आफ्टर टुमारो क्लास आएगी 10:45 पे, और आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हैं, उसमें मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो आज उसी आपके ग्रुप पर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर एक आपको क्वेश्चन का पेपर दूंगा, आप उसको करके रखिएगा, और फिर मैं परसों आप कई 1-2 स्टूडेंट और हैं उनसे बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ओके आप लीव कर सकते हैं। ओके यस सर, थैंक यू सर। तो फिल्ट्रेट, ओके बेटा, तो ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया।
फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट में बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेरियम आयन आ जाएगा और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन आ जाएगा। तो बेटा देखिए यहां से एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिए। फेरिक आयन अगर है तो वो थर्ड ग्रुप में प्रेसिपिटेट होगा, अगर फेरस आयन है तो वो कहां प्रेसिपिटेट होगा, बोलिए फोर्थ ग्रुप में एज ए सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। उसका रीजन क्या है कि इस थर्ड ग्रुप में इसलिए नहीं प्रेसिपिटेट होता है क्योंकि फेरस हाइड्रोक्साइड का केएसपी हायर है, इसका केएसपी हायर है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन आपको ज्यादा चाहिए। मोर हाइड्रोक्सिल आयंस आर रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट फेरस आयन। लेकिन अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और जब हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन कम होंगे तो इसमें वही केटायन प्रेसिपिटेट होंगे जिनके केएसपी बहुत ही कम है। एम आई राइट? बोलिए। हेलो। Yes, sir. इसलिए यहां पर इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, जिन केटायन पर ट्राई पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव वाले हैं, वो थर्ड ग्रुप में प्रेसिपिटेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्साइड। बिस्मथ लेकिन नहीं है, बिस्मथ सेकंड ग्रुप में है, याद करना, बिस्मथ सेकंड ग्रुप में। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन बेटा हमने बता दिया। एक चीज हम आपको और बताएंगे यहाँ पर, एक बीएससी ऑर्डर क्या है, यानी फिफ्थ ग्रुप में 3 केटायन है, बेरियम है, स्ट्रांसियम है और कैल्शियम है। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहीं से एक चीज और, चलो एक और बता देते हैं। अच्छा, जैसे बेटा हम आपसे बात करें केएसपी वैल्यू, केएसपी पीबीएस का केएसपी लो है देन जेडएनएस, ये सही है गलत है बताओ? सही है। सही है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है और ये फोर्थ ग्रुप का है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी लोअर है देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सही है गलत है? सही है। सही है। ये थर्ड ग्रुप का है, ये सिक्स ग्रुप का है, ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड का केएसपी लोअर है देन निकल सल्फाइड, सही है। सही है। सही है सर। फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। AgCl का केएसपी लोअर है देन फेरिक क्लोराइड, सही है। बोलिए सही है, सही है। ठीक है ना। ये हर्षिता, ये कौन है? अपने आप को म्यूट करें, आपके घर से बेटा आवाजें आ रही है, ठीक। एक ये भी हमसे याद। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, सेपरेशन एंड, सर तो ओवरऑल बस एक कैटायंस और उनके वो रिएजेंट्स याद रखने हैं ना? हाँ बस मेन आपको आना चाहिए कितने ग्रुप है, कौन केटायन किस ग्रुप में, ग्रुप का रिएजेंट क्या है, ये आना चाहिए आपको। सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल ऑफ बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, ठीक बेटा। ये आपको और बता देता हूं। जैसे बेटा मान लिया बेरियम आयन, स्ट्रांसियम आयन और कैल्शियम आयन, मान लिया तीनों प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, इसको फिफ्थ ग्रुप, आपको याद है ना, फिफ्थ ग्रुप में आपने अमोनियम कार्बोनेट को ऐड किया हुआ, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम आयन, या इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले आप अमोनियम क्लोराइड डालते हैं और अमोनियम क्लोराइड के बाद फिर अमोनियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं, याद है ना आपको। फंक्शन क्या होगा अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम आयन विल
reduce the concentration of carbonate by converting them into bicarbonate. ये तो है ना बेटा? Yes, sir. और ये सभी किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे? बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट होंगे। अब एक काम करें, इसमें एसिटिक एसिड डाल दीजिए। क्या डाल दें? एसिटिक एसिड डाल दीजिए। जैसे एसिटिक एसिड डालेंगे अब क्या होगा? ये सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। बेरियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, कैल्शियम आयन, फिर वापस आ गए। तो आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बात हो गई, पहले आयन थे फिर आयन में बदल दिया। ये क्या था? जब हमने अमोनियम क्लोराइड ये जब हमने डाला, इसको हमने क्या किया? इसको डालकर हमने इन केटायन को अलग किया। किसके साथ? मैग्नीशियम से अलग किया। याद है ना बेटा आपको? Yes, sir. मैग्नीशियम से हमने इसको अलग किया। अच्छा, अब एक काम करें, इसमें आप डाल दें यहाँ पे सबसे पहले क्या? ऑक्सैलिक एसिड या अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं। अमोनियम ऑक्सलेट डाल दें या अमोनियम ऑक्सलेट। बेटा अमोनियम ऑक्सलेट को डालने पर जानते हो क्या होगा? पीपीटी जानते हो किसका किसका मिलेगा? पीपीटी मिलेगा स्ट्रांसियम ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट का, और फिल्ट्रेट में आ जाएगा बेरियम आयन। सवाल उठता है कि बेटा ये बेरियम आयन का ऑक्सलेट क्यों नहीं मिला? इसको हम ट्रेस करते हैं, इसके रीजन को टाइप ऑफ रिएक्शन के पहले पार्ट में जाते हैं। ये आपको याद होगा, मैं आपको समझाया था डिसोल्यूशन ऑफ पीपीटी बाय एसिड। याद आ रहा है ना आपको? डिसोल्यूशन ऑफ पीपीटी बाय एसिड। वहां मैंने आपको बताया था कि बेरियम ऑक्सलेट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि स्ट्रांसियम और कैल्शियम के ऑक्सलेट डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, अब एसिटिक एसिड कहां से चला है? आपको याद है ना कि मैंने इन कार्बोनेट को डिसॉल्व किया। कहां पर? एसिटिक एसिड को डालकर। तो इसके साथ, इन आयन के साथ कुछ एसिटिक एसिड आ गया होगा, और जब हम ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे या ऑक्सलेट डालेंगे तो बेरियम ऑक्सलेट नहीं बन सकता एसिटिक एसिड के रहते हुए। तो पीपीटी यहां पर इसका आ गया। अब इसमें एक काम करें, हम पोटेशियम क्रोमेट डाल दें। तो जैसे बेटा पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे क्या होगा? यहाँ पे बेरियम क्रोमेट का पीपीटी मिल जाएगा, येलो मिल गया। तो बेरियम प्रेसिपिटेट हो गया, कंफर्म हो गया कि बेरियम है। अब इसमें एक काम करें बेटा, ऑक्सलेट बना हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें ऑक्सैलिक एसिड, अब इनको हमें सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा कि स्ट्रांसियम और कैल्शियम के ऑक्सलेट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमने इसमें बेटा डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट HCl को डालते ही, डाइल्यूट HCl, उसके बाद फिर हमने डाल दिया इसमें क्या? अमोनियम सल्फेट डाल दिया। अमोनियम सल्फेट, जैसे अमोनियम सल्फेट डालेंगे अब क्या होगा? पीपीटी बेटा किसका बन जाएगा? स्ट्रांसियम सल्फेट का बन जाएगा। किसका? पीपीटी आ गया, स्ट्रांसियम सल्फेट का पीपीटी आ गया, क्योंकि स्ट्रांसियम सल्फेट की सॉल्बिलिटी कम आएगी। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट में क्या आ गया? यहाँ पे फिल्ट्रेट में आया कैल्शियम आयन आ गए। अब कैल्शियम आयन में आप डाल दीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ ऐड कर दीजिए अमोनियम ऑक्सलेट को ऐड कर दीजिए। जैसे अमोनियम ऑक्सलेट को ऐड करेंगे अब आपको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट का पीपीटी मिल जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि बीएससी ऑर्डर में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो जो चार्ट हम बोल रहे हैं ना बेटा मिलने के लिए, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है बीएससी यानी बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम को सेपरेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है इन द सीक्वेंस ऑफ बीएससी। बी फॉर बेरियम, एस फॉर स्ट्रांसियम और सी फॉर कैल्शियम।
बीएससी ऑर्डर कहा जाता है। इसको ऑक्सलेट डाल के ही करेंगे जो लास्ट स्टेप है कैल्शियम वाला। हाँ, क्योंकि कैल्शियम के लिए और कोई पीपीटी और नहीं बना सकता, ऑक्सलेट ही मिलेगा या कार्बोनेट मिलेगा। क्योंकि अब आप बताओ हमको, सल्फेट जब हमने डाला कैल्शियम, अच्छा बताओ अगर मान लिया कि स्ट्रांसियम आयन और कैल्शियम आयन दोनों है और हम सल्फेट आयन डाल देते तो पहले कौन पीपीटी बनाएगा? सर स्ट्रोंशियम। स्ट्रांसियम बना लिया, अब कैल्शियम तो बनाएगा नहीं, ठीक है ना। अब उसके हाँ, बाद तो हम क्या करें, इसको फिल्टर कर ले। यस सर। उसको हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद उसमें ऑक्सीडेट, क्योंकि अब तो कैल्शियम ही मिला होगा, अगर हम ऑक्सीडेट डालते हैं और पीपीटी नहीं मिलता है मतलब कैल्शियम नहीं है। अगर ऑक्सीडेट डालने पर पीपीटी मिल गया, इसका मतलब गारंटी है कि वहां पर ऑक्सीडेट होगा। और याद हाँ करो, सर, वही इसीलिए कार्बोनेट का डाउट आ रहा था इसलिए पूछा। कार्बोनेट के लिए आपको फिर क्या डालना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। हाँ सर वही। लेकिन इसलिए कार्बोनेट को अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले कुछ ना कुछ एसिड का पोर्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसलिए अवॉइड करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। यस सर। ऑक्सीडेट की सॉल्बिलिटी का, हाँ बोलिए सर। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं जेई एडवांस एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं, वो तो क्वेश्चन फॉर्म में लिखते, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमने पढ़ाया उसको यूज यहाँ पे किया और कोई खास बात नहीं है। जरूरी नहीं कि बेटा इस सीक्वेंस को याद रखें, है ना, ऐसा मत सोचो। तो बेटा बेसिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, उनकी रिएक्शंस मैंने पूरी बता दी, उनका आइडेंटिफिकेशन बता दिया। अब हमें एक चार्ट से पढ़ाना है, बाकी बेसिक रेडिकल खत्म हो गया, ऐसे एसिड रेडिकल भी समझो खत्म हो गया है। अब हम ड्राई टेस्ट की आज हम बात करेंगे। हालांकि अभी शॉर्ट नोट से पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हमको अभी लगभग 25% उसमें पढ़ाना है ना, तो पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ यूं कह सकते हैं कि 80% बेसिक रेडिकल तो समझे पूरा खत्म हो गया, ठीक है बेटा। एसिड रेडिकल में अभी हमें 20 से 25% पढ़ाना है, जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनको पढ़ाना है। बाकी हमने सब जो थॉट दिए उनको कहीं ना किसी फॉर्म में हमने बता दिया है। ओके, हो सकता है उसको समझाने के लिए मेरे को दोबारा उन बातों को याद दिलाना पड़े जो मैंने बताई हैं। अब मैं बेटा आज ड्राई टेस्ट बताता हूँ, ठीक है ना, ड्राई टेस्ट बताता हूँ। ड्राई टेस्ट सर नोट करने की शीट में नहीं, शीट में सब लिखा हुआ है, मत करो। वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, आज उसको बेटा देखिएगा आप सब लोग, है ना। शॉर्ट नोट्स जो लिखा हुआ है वहां पे, इंपॉर्टेंट नोट सॉरी जो लिखा हुआ उसको आप देखिएगा, तसल्ली से। सर यही टॉपिक से स्टार्ट है क्या? नहीं, वहां पे आप उसको देखना, पहले एसिडिक रेडिकल लिखा हुआ है, फिर बाद में ड्राई टेस्ट आया है, फिर बेसिक रेडिकल आया हुआ है। जो नोट्स ऑन सॉलिसिस में तीनों चीजें है ना, तो ड्राई टेस्ट में डालो। ड्राई टेस्ट बेटा कौन कौन से ड्राई टेस्ट होते हैं? एक तो हम लोग कराते हैं फर्स्ट फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट हो गया। दूसरा आ गया बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। तीसरा आ गया माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट। और चौथा हो गया चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक। हालांकि ये जो चौथा वाला है उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, एक को कहा जाता है चारकोल कैविटी टेस्ट और एक चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। सर ये कौन से पेज को मिला के ये शॉर्ट नोट्स में होगा, जहां पे एसिड रेडिकल खत्म हो रहा है वहां पे होगा ड्राई टेस्ट। ओके। तो आज बेटा वैसे तो हम फ्लेम टेस्ट आप सबको बता चुका है, लेकिन एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करा देता हूं। ड्राई टेस्ट, ये ड्राई टेस्ट में सबसे पहले हमने क्या लिया, फ्लेम टेस्ट लिया होगा ना बेटा, हाँ फ्लेम टेस्ट। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लेम टेस्ट। इसमें कुछ बेटा केटायन के जो कलर हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, वो शॉर्ट नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बताएंगे। देखिए आपको याद होगा बेटा, ये
फ्लेम टेस्ट हमने फर्स्ट डे वाले दिन डिस्कस किया होगा ऐसे। ठीक, ये बेटा बंसन बर्नर है ना? हेलो, अच्छा, ये ऊपर वाली कौन सी फ्लेम है? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ये दूसरी वाली रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम आ गई। ठीक, तो जिस सॉल्ट का, सुनिए बेटा, जिस सॉल्ट का हमें फ्लेम टेस्ट कराना होता है, उस सॉल्ट को सबसे पहले हमने एक वॉच ग्लास में ले लिया। वॉच ग्लास समझते हैं आप लोग? एक ग्लास होता है ना? यस सर। तो उसमें वॉच ग्लास में ले लिया, उसमें 2 से 3 बूंदे हमने कंसंट्रेट HCl की डाल दी, कंसंट्रेट HCl की डाल देते हैं। और एक प्लैटिनम वायर लेते हैं। प्लैटिनम वायर होता है बेटा, एक हैंडल होता है, उसमें एक प्लैटिनम वायर लगा रहता है। और तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लैटिनम वायर को लेते हुए इस फ्लेम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे मान लिया हमने ये फ्लेम के अंदर यहाँ लेके प्लैटिनम वायर को ऐसे इंसर्ट कर दिया और गर्म किया। इसको कहा जाता है क्लीनिंग ऑफ प्लैटिनम वायर, यानी प्लैटिनम वायर पर अगर कोई इम्प्योरिटी लगी हो तो पूरी तरीके से जल जाए। ठीक है ना? क्योंकि आपको याद है ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पर होता है ना बेटा, ये ऐसे है ना? यस सर। हाँ, तो ये हमने इसको क्या किया यहाँ पे, उसको अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, वो जो वॉच ग्लास में जो HCl का सोल्यूशन, HCl और सॉल्ट का जो सोल्यूशन, उसी में हमने क्या किया, प्लैटिनम वायर को डिप किया। डिप करेंगे और डिप करके बाहर निकालेंगे। या फिर एक काम और कर सकते हो, जो आपने प्लैटिनम वायर को क्लीन किया है, क्लीन प्लैटिनम वायर को सबसे पहले हमने कंसंट्रेट HCl के साथ डिप कराया। तो जैसे हमने ये कंसंट्रेट, ये प्लैटिनम वायर है, इस प्लैटिनम वायर को हमने कंसंट्रेट HCl के साथ डिप करा दिया, यानी ये कंसंट्रेट HCl इसके ऊपर लग गया। और फिर उसी जो सॉल्ट दिया गया है, उसी सॉल्ट को पाउडर फॉर्म में हमने सॉल्ट के ऊपर यहाँ पे लगा दिया। ये पाउडर समझ लीजिए, है ना? ये पाउडर इसके ऊपर लग गया, उसमें सॉल्ट लगा दिया। तो यानी प्लैटिनम वायर पे 2 लेयर आ गई, एक कंसंट्रेट HCl है और सॉल्ट है। और इस फ्लेम के पास बेटा ले जाते हैं। तो जब फ्लेम के पास ले जाते हैं तो फ्लेम से इसको मिलती है हीट। फ्लेम से, याद करो, फ्लेम से टच नहीं करते हैं, फ्लेम से हीट इसको मिली। और हीट मिलने से सॉल्ट और कंसंट्रेट HCl के बीच रिएक्शन होती है। हमने एक एग्जाम्पल जो लिया था, वही वाला एग्जाम्पल हम फिर ले रहे हैं यहाँ पे। मान लिया कॉपर कार्बोनेट, ये सॉल्ट दिया गया है और ये HCl है। इसको जब हीट मिली तो क्या बन गया, क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी एंड प्लस वाटर बन गया। तो जो बेटा जो क्यूप्रिक क्लोराइड बना, आपको बता दें मेटल क्लोराइड वोलेटाइल होते हैं, है ना? मेटल क्लोराइड वोलेटाइल होते हैं। तो जैसे बेटा ये कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड यहाँ पर इस फ्लेम पर, यहाँ पे जहां मैं डॉटेड बना रहा हूं, यहाँ पर मेटल केटायन के वेपर फेज में आएगा। तो वेपर फेज में जब आएगा तो इसी फ्लेम से मेटल को हीट एनर्जी मिलेगी। और हीट एनर्जी मिलने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में माइग्रेट कर जाएगा। जैसे माइग्रेट कर जाता है, ठीक है ना? माइग्रेट कर गया। फिर जैसे मान लिया केटायन सपोज फ्लेम से अलग हटा, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। जैसे वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के डिसेंडिंग में, यानी लोअर एनर्जी में जब आएगा तो यहाँ पर एक फोटॉन एमिट होगा। और ये फोटॉन हो सकता है विजिबल रेंज का हो, इसलिए अगर विजिबल रेंज का है तो कलर मिल सकता है। इसलिए बेटा कहा जाता है, यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि फ्लेम टेस्ट
उन्हीं कंपाउंड का होगा जो कंपाउंड वोलेटाइल होंगे। लेकिन जो सॉल्ट दिया गया है हमें क्या मालूम वोलेटाइल है या नहीं, इसलिए उसको वोलेटाइल बनाने के लिए हम उसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मेटल क्लोराइड्स वोलेटाइल हैं और जब तक वो फ्लेम के पास बेटा नहीं आएंगे तब तक वो वहां पे कलर नहीं दे सकते। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसका ये है कि फ्लेम ये इनकैंडेसेंट फ्लेम है, मतलब इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है, सिर्फ आंच है, हीट मिल रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में गया था तो इसने कोई भी फोटॉन विजिबल रेंज का एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो अब ये एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और ये फोटॉन विजिबल रेंज का अगर आ है तो यहाँ पे कलर दिखेगा। और ठीक है ना, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि फ्लेम टेस्ट में जो बेटा कलर ऑब्जर्व होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम के कारण होता है। responsible for color, for flame color, और इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। अच्छा, वहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन इसलिए बोलते हैं कि जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, और यहाँ पर क्या है, जो एमिट हुआ है वहां जो एब्जॉर्ब होता था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता था, और यहाँ पर एमिट जो हो रहा वो कलर दे रहा है बेसिकली, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दो बातें की। अच्छा, एक और चीज बेटा, यहाँ पे फ्लेम कलर होने के लिए जरूरी क्या है कि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो यानी कलर जो है वो आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए एस ब्लॉक में बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट को नहीं देते हैं बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट को नहीं देते, यानी कोई भी फ्लेम कलर नहीं देते हैं, बिकॉज उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है। जैसे लिथियम में लिथियम कलर देता है कार्माइन रेड, है ना, कार्माइन रेड यानी रेड कलर का देता है, सोडियम येलो देता है, पोटेशियम लाइलेक या ब्लू लाइलेक देता है, वायलेट लाइलेक देता है। इस तरीके से कलर आते हैं बेटा। मैग्नीशियम में नहीं देता है, कैल्शियम का ब्रिक रेड आता है, स्ट्रांसियम का क्रिम्सन आ जाता है, बेरियम का ग्रीन आ जाता है। तो ये कलर आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया बेटा फ्लेम टेस्ट, ठीक है ना। फ्लेम टेस्ट के बाद दूसरा हम आपको बताएंगे बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट। 1 minute distance। सारे कलर याद करना है। हेलो सर, ये सारे कलर याद बोरेक्स करने बिट जो भी हैं। क्या बेटा? सर, ये जो फ्लेम टेस्ट में गिवन है सारे कलर याद करने हैं। हाँ, ये कलर याद करने पड़ेंगे। हम मार्क करवा देंगे क्या क्या याद करने हैं। अच्छा, मार्क करवा देंगे, सब मत याद करना। ओके बेटा, बोरेक्स बीट टेस्ट हम कराने जा रहे हैं। देखिए बोरेक्स, एक मिनट, इसका पहले एक्सपेरिमेंट मैं समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट बता दूं, और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद इसका थ्योरेटिकल बेसिस बता देता हूँ। यस ठीक सर, तब ज्यादा फील आता है। हाँ, जैसा भी हमने फ्लेम का बताया तो पहले इसका भी बता देता हूँ। जैसे ये फ्लेम टेस्ट हो गया, ये बंसन बर्नर हो गया। ओके बेटा, यहां पे भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटिनम वायर लिया है,
सुनते पहले सुनो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा। एक क्लीन प्लैटिनम वायर लिया, ठीक है ना, लेकिन क्लीन करने से पहले उसको क्वाइल्ड कर लेते हैं। देखो ये मैं इस पे डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे ये प्लैटिनम वायर है ना, इसको ऐसे क्वाइल्ड कर लिया, ऐसे 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 घुमा लेते हैं, लूप, एक छोटा सा लूप बना लेते हैं। इसको हमने क्या किया, क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद इधर देखो, इस स्क्रीन पे देखना बेटा, जैसे मान लिया पाउडर पड़ा हुआ, ये ऐसे पाउडर पड़ा हुआ है। भाई चक्कर क्या, क्लास होता तो आप देखते, हमको तो आप देख नहीं पा रहे हो, हमारे एक्शन को देख नहीं पा रहे हो, तो स्क्रीन के थ्रू देखोगे। तो मान लीजिए ये वीडियो ऑन करो सर फिर, ठीक है ना। तो लेकिन अब वो वीडियो कैसे है, यस आपको सर, पूरा उससे क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर तो हो जाएगा यहाँ पे, फिर तो खड़े होके बताएं हम। नहीं सर, बैठ हाँ बैठ सर, क्लासरूम वाली फील आ जाएंगी। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे सर का इसी बहाने रूम वूम देख लें कैसा है। हाँ दर्शन हो जाएगा। हाँ दरअसल स्टडी रूम देख लें सर का। ओके, मैं इस समय अपने स्टडी रूम में ही हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पाउडर बेटा वो हो गया क्या, सॉल्ट है। तो ये जो प्लैटिनम वायर है, इस प्लैटिनम वायर को इसके अंदर मैंने ऐसे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद उठा लिया। तो याद करिए जो क्वाइल्ड हमने बनाया था ना बेटा, ये क्वाइल्ड के ऊपर ये पाउडर सॉल्ट ऐसे इकट्ठा हो जाए, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा ना यहाँ पे ऊपर। अच्छा जरा सोचो क्वाइल्ड क्यों किया, अगर क्वाइल्ड ना करते तो अगर इसी प्लैटिनम वायर सॉल्ट को इकट्ठा फिर वो ले नहीं पाते, गिर जाता। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, ये जो क्वाइल्ड प्लैटिनम वायर पर जो पाउडर है ना, इस पाउडर इसी ऐसे रखते हुए इसको फ्लेम के अंदर यहाँ ले गए, ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे इसके ऊपर ऐसे खूब सारा पाउडर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और हीट किया। तो जब हीट करोगे, ठीक है ना, गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद सब फ्लेम नॉर्मल हो जाएगी। अब जब बाहर इसको निकालिए, इसको बाहर निकालिए, जैसे बाहर निकालोगे तो ये जो प्लैटिनम वायर की टिप पर एक यहाँ पर ऐसे बीट बन जाती है, बीट जैसे माचिस की तीली नहीं होती, मैचस्टिक होती, मैचस्टिक के टिप पर, मैचस्टिक के टिप पर बीट बना, ऐसी यहाँ पे बीट बन जाएगी, ठीक है ना, ये बीट बन गई। तो ये बताएंगे बीट कैसे हो, चलो बता देते हैं अभी तक क्या हुआ है ना, अभी तक क्या हुआ उसके बारे में समझा देता हूं आपको। ये भी मैं हटा दे रहा हूं इसको। ओके, एक्चुअली हमने बोरेक्स लिया। बोरेक्स क्या है, Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट, इसको हमने हीट किया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ 2 सोडियम है, अब मैं इसका प्रोडक्ट आपको सिखा रहा हूं कैसे बनेगा। 2 सोडियम आयन है, तो प्रोडक्ट में 2 सोडियम आयन तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 2 सोडियम आयन रहेंगे। लेकिन एक बात जरा बताओ, यहाँ हीटिंग हम करा रहे हैं तो सोडियम आयन के साथ हमें एनायन बनाना पड़ेगा। भाई सोडियम पे प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन है तो इसके मतलब हमें इसके साथ एनायन लिखना पड़ेगा। तो बोरान का किस टाइप का एनायन इसके साथ लिखा जाएगा, मैं नाम लेता हूं आर्थोबोरेट, पायरोबोरेट, टेट्राबोरेट, मेटाबोरेट, क्या लिखूं? आर्थोबोरेट। नहीं आर्थो नहीं आएगा, नेवर। आर्थो बेटा पानी डालेंगे तब आएगा, आप यहाँ हीट करते जा रहे हो, मेटा आएगा, मेटा आएगा, क्योंकि मेटा एक ऐसा ऑक्सीएनायन है जो लास्ट स्टेज है। ऑक्सी एनायन का लास्ट स्टेज बनता है अंडर एक्शन ऑफ हीट, मेटा, इसलिए मेटा बनेगा। मेटा का फार्मूला क्या होगा, जैसे देखो आर्थोबोरिक एसिड है ना बेटा, इसका मेटा एसिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकालने में कि HbO2 बना ना, तो यहाँ पर आ गया BO2 और ट्वाइस आ गया, क्योंकि 2 सोडियम है। अच्छा अब हमको ये बताओ, सोडियम 2 बेटा बैलेंस हो गए, BO2, बोरान इधर कितने, 4, बोरान कितने 4 हैं। अब हम बचे हुए बोरान को किस फॉर्म में लिखूं, बचे हुए बोरान को किस फॉर्म में लिखूं, एक ही फॉर्म है यहाँ पर, क्या, B2O3, और कुछ बचे नहीं बेटा, B2O3 आए। और ये जो है हाइड्राइड, अरे हाइड्राइड कहाँ से बना देगा, 100% बोले, आप हीट कर रहे हो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर है,
वाटर तो निकल गया ना, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो बन गया ना, ये सोडियम मेटाबोरेट और B2O3, यही बेटा यहाँ पर ये जो ग्लास, ये प्लैटिनम वायर का जो टिप है, जिसको हम मैचस्टिक के टिप पर बीट बोल रहे हैं ना बेटा, ये बीट बन गई। देखिए ये बीट बन गई, क्या है? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ग्लासी बीट बन गई। अच्छा ठीक है ना। इसमें एक सवाल ऐसा बन सकता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट में जो बीट बनता है, वो बीट कौन कौन से कंपोनेंट से बनेगा? मेटाबोरेट और बोरान सेस्क्यू ऑक्साइड, इसको बोला जाता है बोरान सेस्क्यू ऑक्साइड बोला जाता है। एक और बात बड़ी अच्छी बेटा, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं ना, स्वेल करता, फूलता है। ये फूलता क्यों है? यहां से वाटर मॉलिक्यूल और उसके बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एक पार्ट खत्म हुआ। अब इसके आगे की एक्सपेरिमेंट सुनो। अब हम जानते हो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या किया बेटा, इस बीट को सुनना ध्यान से, इस बीट को हमने टच करा दिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ टच कराया? क्या जवाब दो? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये मैं यहाँ पे बीट यहाँ बना दे रहा हूँ, ये बीट बना दिया, ये इसके ऊपर टिप आ गई ऐसे, ठीक है ना, ये बीट बन गई। इसको पहले हमने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टच करा दिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर लग गया। अब इसके बाद जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट दिया गया उसको हमने टच करा दिया। मान लीजिए सॉल्ट टच करा दिया इसके ऊपर ऐसे ऐसे, ये सॉल्ट आ गया, इसके बाद सॉल्ट लग गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसी प्लैटिनम वायर को सबसे पहले बेटा हम इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर इंसर्ट करके हीट करेंगे। याद करिए फ्लेम टेस्ट में हमने इंसर्ट नहीं किया था, बाहर रखा था, और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट करने के बाद जब हीट करेंगे तो ये बीट का कलर नोट करेंगे। बीट का कलर नोट करेंगे, कलर क्या रहा। तो जो कलर आया, इस कलर को हम नाम देंगे कलर ऑफ बीट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम से बाहर निकाल लेंगे, उस प्लैटिनम वायर को बाहर निकाल लिया, ठंडा हो जाएगा, फिर उसका कलर नोट करेंगे। इसका कहा जाएगा कलर ऑफ बीट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इन कोल्ड कंडीशन, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग के साथ। फिर यही एक्सपेरिमेंट हम रिड्यूसिंग में डालते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम ये वाली होगी ना बेटा, नीचे वाली। तो अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हॉट कंडीशन में कलर नोट करेंगे और ठंडे कंडीशन में। तो यानी एक एक्सपेरिमेंट में मैंने 4 कलर नोट किए। अच्छा, जैसे मान लिया यहां पर रिएक्शन होगी क्या, मैं आपको समझाता हूं। पहले इसकी एक सिंपल थ्योरी बता देता हूं। बीट किसकी बनी है, ध्यान दीजिए बेटा। बीट बनी है, बीट में है NaBO2 है और B2O3 है। बोलो यही तो है ना। मान लिया वही केस मैं लेता हूं कि मान लिया कॉपर का सॉल्ट दिया गया था, है ना, ये बीट हो गया। आपको कॉपर, मान लिया कॉपर क्लोराइड दिया गया था, आपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने इसको हीट किया। ये तो किया ना बेटा, हेलो, सॉल्ट हो गया, ये हुआ सॉल्ट, ये हुआ एसिड, और ये वाला बीट हो गया। अब जब इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा यहां पर क्या, कॉपर सल्फेट। क्यों बेटा, आवाज नहीं आ रही? ये क्या बना, कॉपर सल्फेट बन गया, और प्लस क्या बना, HCl बना। यस। अच्छा, तो अब ये जो फिर और हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे ना तो ये फिर डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें टूटा बताओ, कॉपर ऑक्साइड में और SO3 में। बोलो टूट गया ना। अच्छा, बीट में बताओ क्या क्या है। बीट में एक है तो NaBO2 है और B2O3 है।
अब कॉपर सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होके बन गया किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। अच्छा बताओ कॉपर ऑक्साइड का करेक्टर क्या है? ये हुआ बेसिक। इसका करेक्टर क्या है? एसिडिक। तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किसके साथ करेगा? B2O3 के साथ। प्रोडक्ट बताओ कैसे बनाया जाता है? सॉल्ट बनेगा ना। सॉल्ट कैसे बनता है? केटायन कहां से आएगा? बेस से। एनायन कहां से आएगा? एसिड पार्ट से। एनायन B2, हाँ B2O3 का एनायन बनाओ। बोरान का ऑक्सीडेशन +3 है, इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको ऑक्सीजन बी नहीं BH कहां से आएगा बेटा? हीटिंग में आ रही ना। B2O3 है ना बेटा। B2O3 और कॉपर ऑक्साइड के बीच रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, लेकिन यहाँ एसिड बेस एक्वस फेज में नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अब सॉल्ट बनेगा, लेकिन सॉल्ट जब बनेगा तो सॉल्ट का एनायन कहां से आएगा? एसिड से आएगा। एसिड यहाँ पे B2O3 है, तो इस बोरान का ऑक्सी एनायन हमें बनाना है। ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं कि बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें ऑक्साइड को जोड़ते जाते हैं जब तक पहला नेगेटिव ना आ जाए। तो कितने ऑक्सीजन जोड़ बोलो? 2। अब आ गया माइनस, ये तो आ गया ना। अच्छा ये एनानिक पार्ट हो गया बेटा। अब केटानिक पार्ट क्या होगा? कॉपर। CO2+। अब इसको ऐसे कर लो, हो गया ना? बोलो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबोरेट। मेटाबोरेट बोलेंगे। अच्छा अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। कॉपर की रिएक्शन इसके साथ होगी NaBO2 के साथ। NaBO2 के साथ होगी। देखिए NaBO2 बिल्कुल डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, ये खुद सॉल्ट है, डिकम्पोज होगा नहीं। तो इसके साथ क्या होगा? कॉपर फ्यूज होके एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा वो जरा बताओ। इन दोनों को ऐड कर देना। ऐड करके बताओ क्या क्या बना? एक सोडियम है, एक कॉपर है, एक बोरान है, और ऑक्सीजन कितने हैं? आवाज नहीं आ रही। 2 यहां पर, एक ऑक्सीजन, इसका 3 बन गए। हमने क्या बोला? NaBO2 कॉपर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड जो बने है बेटा, तो इनके साथ कोई रिएक्शन किस टाइप की? सब एक दूसरे से कंबाइन ही कर लेंगे और कोई रिएक्शन उस टाइप की तो नहीं होगी ना। तो ये बन गया, इसको बोलेंगे सोडियम कॉपर आर्थोबोरेट। ये है आर्थोबोरेट बन गया, ये आर्थोबोरेट बन गया। मैं एक बार फिर बता दूं हुआ क्या। सबसे पहले क्या किया हमने बेटा? बीट बना लिया। बीट किसकी बनी हुई है सब लोग बताओ? बीट में 2 कंपोनेंट है, NaBO2 और B2O3, ठीक। जो हाँ ना, जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को हमने कंसंट्रेट H2SO4 साथ हीट कर दिया तो मेटल सल्फेट बना। मेटल सल्फेट डिकम्पोज होके कॉपर ऑक्साइड बन गया और SO3 गैस रिलीज हुई। कॉपर ऑक्साइड इन दोनों कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करेगी। कैसे करेगी? कॉपर ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्शन करेगी तो एसिड बेस हो गया, तो ये सॉल्ट बन गया मेटाबोरेट। और इसके साथ होगा NaBO2 के साथ जो खुद सॉल्ट है, डिकम्पोज होगा नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड इसी के साथ फ्यूज हो जाएगा और आर्थोबोरेट बनाएगा। मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेना। अच्छा एक चीज और है, इसमें जो कलर का जिम्मेदार होता है, बीट में जो कलर का जिम्मेदार होता है वो मेटाबोरेट होता है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और अगर सुनिए बेटा, अगर मेटल केटायन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो कलर होगा, अगर मेटल पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो कलर नहीं मिलेगा। तो अब हमको ये बताओ बेटा, ये कॉपर का जो मेटाबोरेट बना है कलर्ड होगा या नहीं होगा? जवाब दे। कलर्ड। कलर होगा। कलर्ड होगा, ठीक। अब इस पूरी बात को मैं शॉर्ट फॉर्म में 1 से 2 स्टेटमेंट में खत्म करता हूं। ये पूरा डिटेल हो गया, इसको बेटा हम 1 से 2 स्टेटमेंट में खत्म करते हैं। देखिए बोरेक्स बीट टेस्ट में, सुनना ध्यान से, बोरेक्स बीट टेस्ट में कलर्ड बीट
बनती हैं, कलर्ड बीड बनती हैं अगर मेटल केटायन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो। इफ ए मेटल केटायन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मेटल केटायन को हम बोरेक्स बीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने पर यहाँ पे हमको कलर्ड बीट मिलती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर है, जो कलर्ड बीट मिलती हैं, दिस इज ड्यू ओनली टू फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट्स। मेटाबोरेट के कारण यहाँ पे कलर मिलता है। और एक और बात कह सकते हैं आप कि बोरेक्स बीट टेस्ट में जो बीड है उसमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं, एक मेटाबोरेट, एक B2O3। 3 बातें समझ में आया? हेलो, एक इलस्ट्रेशन इसी को और डिटेल से करके बताऊं बच्चों? हाँ सर। मैं इसी को मैं स्टेप वाइज बताता हूं थ्योरी के फॉर्म में। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया, ये शॉर्ट फॉर्म में था, अब थ्योरी फॉर्म में बताता हूं आपको। इलस्ट्रेशन यहां ले रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर आयंस, तो पहले बेटा हमने क्या लिया, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये बेटा कॉपर सल्फेट हुआ प्लस B2O3, इसको हीट किया, ये तो आ गया ना। अच्छा बताओ कॉपर सल्फेट कहां से आ गया? क्योंकि याद करो हमने क्या किया था कि बीड को या सॉल्ट को पहले कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया था और मेटल सल्फेट बनाने के लिए। अच्छा, मेटल सल्फेट क्यों बनाया? क्योंकि मेटल सल्फेट से मेटल ऑक्साइड बनेगा और मेटल ऑक्साइड इस बीड के साथ रिएक्शन करेगा। अंडरस्टैंड? सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया गया बेटा? क्योंकि मेटल सल्फेट बनेगा और मेटल सल्फेट बनेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा तो वो बीड के साथ रिएक्शन करेगा। जिस तरीके से फ्लेम टेस्ट में मैंने क्लोराइड बनाया था, यहां मैं ऑक्साइड बनाऊंगा। तो बताओ बेटा इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट से क्या बना होगा? कॉपर ऑक्साइड। क्यों? यस सर। कॉपर सल्फेट से कॉपर ऑक्साइड बना और B2O3 बना, दोनों के बीच रिएक्शन हुई, क्या बन गया? कॉपर मेटाबोरेट N प्लस SO3 गैस रिलीज होगी। तो ये आ गया बेटा कॉपर 2 मेटाबोरेट, इसका नाम है कॉपर 2 मेटाबोरेट। हॉट कंडीशन में, इन हॉट में ये ग्रीन दिखता है, ग्रीन कलर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और इन कोल्ड ब्लू कलर्ड। अच्छा, इसी बीड का कलर अलग अलग है, हॉट कंडीशन में अलग है और कोल्ड कंडीशन में अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट एंड कोल्ड में ट्रांजिशन अलग अलग वेवलेंथ का हो सकता है, ठीक है ना? यस सर। ओके। आल्सो कॉपर सल्फेट प्लस NaBO2, बेटा वहां पे NaBO2 भी तो है ना, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और यहां बन जाएगा क्या? Na कॉपर BO3 N प्लस SO2, सोडियम कॉपर आर्थोबोरेट, not responsible for color, not responsible for color। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेटाबोरेट।
ठीक, अच्छा ये तो हो गया बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा? इन सर ये रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, हाँ बोलिए। सर ये अलग अलग फ्लेम में क्यों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम डालते हैं? बेटा अभी भाई पता चल जाएगा क्यों अलग अलग फ्लेम में आ जाएगा, अभी इसको लिखने दो मुझे। देखिए अब तक आपको कॉपर मेटाबोरेट मिल चुका है, ये मिल चुका है ना, बोलिए। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया था, मिल चुका है। प्लस रिड्यूसिंग फ्लेम है तो यहाँ पे कार्बन आ गया N प्लस NaBO2, इसको हमने हीट किया। तो रिड्यूसिंग फ्लेम क्या करेगा? इस कॉपर 2 को रिड्यूस कर देगा कॉपर 1 में CbO2 N प्लस Na2B4O7 प्लस CO। अब देखो कॉपर 1 में आ गया, तो बताओ जरा रिड्यूसिंग फ्लेम में जब कॉपर 1 में आ गया तो अब आप हमको बताइए इस बीड में कलर होगा या नहीं होगा? कलरलेस बीड, कलरलेस बीड बन गई। ठीक, क्या? हाँ बोलिए। तो ये कलरलेस क्यों हुई? कॉपर 1 हो गया, D10 हो गया। हमने अभी बताया था कलर्ड बीड मेटाबोरेट के तभी मिलेंगे जब अनपेक्टान हो, है ना बेटा, कलरलेस आ गया। साथ ही साथ एक और बात होगी, कॉपर BO2 होल ट्वाइस, यानी ये जो कार्बन बेटा लिखा, कार्बन जानते हो ये कहां से है? ये मैंने लिखा रिड्यूसिंग फ्लेम है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम का पार्ट है। यस सर। अच्छा ये प्लस CN प्लस NaBO2, ये कन्वर्ट हो गया मेटालिक कॉपर में, प्लस Na2B4O7 प्लस CO, और ये जो कॉपर है ये बना लेगा रेड ओपैक बीट। तो ये जो लास्ट में बेटा क्या होगा कि जो कॉपर है ना, ये कॉपर फिर रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर अभी 1 में हुआ और कॉपर 1 से फिर आ गया कॉपर 0 में, और कॉपर ये पूरे के पूरे क्या होगा, बीट में डिस्पर्स हो जाएगा। जैसे डिस्पर्स हो जाएगा तो बीट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अब नहीं दिखेगी, ओपैक हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जब मैंने बीट को फ्लेम के अंदर ही रखा ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में तो हमें ग्रीन दिखी, जब बाहर निकाल लिया ठंडा हो गया, ब्लू दिखने लगी। फिर हम रिड्यूसिंग फ्लेम में अंदर ले गए, गर्म किया तो हम कलरलेस हो गया, और उसके बाद वो रेड ओपैक हो जाती, ये कलर में चेंजेस आए। लेकिन आपको हमेशा बेटा ये वाला कलर आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा? ब्लू वाला। कभी भी अगर आपसे कहा जाता है कि ये सॉल्ट बोरेक्स बीड में कोई ग्रीन या रेड इस तरह के कलर देता, तो वो कलर कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कोल्ड कंडीशन में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कोल्ड की होती है, मतलब यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो जब ठंडा हो जाता है तो वो कलर उसका आता है। ठीक है बेटा, अच्छा तो सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। इसमें 2-3 बातें आपको मैं फिर बता देता हूँ क्या याद रखनी है। बीट में क्या क्या होगा? नंबर 1, बोरेक्स बीट टेस्ट कौन से केटायन रेस्पॉन्ड करेंगे? इसके लिए क्या जवाब है आपका? जिसमें अनपेक्टान हो। बोरेक्स बीट टेस्ट में कलर किस कारण से मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट। आर्थोबोरेट भी बनते हैं लेकिन आर्थोबोरेट के कारण कलर नहीं मिलता, बस इतनी बात याद रखना। गैस कौन सी इवॉल्व होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी ऑक्सीडाइजिंग में। रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सी गैस होगी? CO आएगी। बाकी जो हमने समझाया मत परेशान हो, ठीक? अच्छा, और कोई डाउट क्वेश्चन में आगे बढ़ूं? नेक्स्ट ले लूं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट, वो तो एक ही लाइन का है। बढ़ूं बेटा आगे? सर ये प्रोडक्ट कब बनते हैं? क्या मेटा प्रोडक्ट कब बन सकते हैं?
अंडर हीट बनेंगे अंडर हीट बनेंगे अगर केटायन है तो, अगर केटायन नहीं है तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड में बेटा, ठीक है ना। अगर मान लिया केटायन नहीं है तो वो ऑक्साइड, देखिए जैसे यहीं पर 4 बोरान है ना, तो 4 बोरान में 2 मेटा में चले गए, 2 ऑक्साइड में चले गए, क्योंकि सफिशिएंट यहाँ पे केटायन है ही नहीं। नेक्स्ट है माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट। अच्छा बेटा ध्यान दे, इस टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट दोनों का प्रोसीजर सेम, एग्जैक्टली सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, उसमें हम बोरेक्स लेते हैं और इसमें हम लेते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट डॉट 4 वाटर है ना, ये आ गया माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट लेते हैं। इसको अगेन बेटा क्या होगा, इसको हम हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो आपको याद होगा ये अमोनियम सॉल्ट है, बोलो है ना बेटा, ये अमोनियम सॉल्ट है और इसके एनायनिक पार्ट में कोई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है, इसलिए यहां से पहले अमोनिया निकलेगा। अमोनिया निकलने के बाद क्या बचा यहाँ पे, बोलो सब लोग, क्या बचा? NaH2PO4, क्या बना? NaH2PO4, उससे फिर वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, फिर मेटा फॉर्म आ जाएगा, NaPO3 मिल गया, N+5 वाटर आ गया और ये बन गया सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट। और यही बेटा क्या बनेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट। ओके, अभी देखिए कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था सर मेटा कब बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या बना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे हीट कर देता हूं। यहां से अमोनिया निकला प्लस NaH2PO4 आ गया। अब Na2PO4 को फिर हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बना, NaPO3। अब यहाँ ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम आयन है, सोडियम आयन को मेंटेन रखने के लिए हमें एनायन बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। ओके, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब ये बीट जब बन गई तो फिर ये क्या करेंगे, इस बीट को सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, इस बीट को सबसे पहले हम कंसंट्रेट H2SO4 में डिप कराएंगे, फिर सॉल्ट से टच कराएंगे, फिर हम इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करेंगे, उस समय कलर नोट करेंगे, बाहर निकाल लिया फिर कलर नोट करेंगे, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में अंदर इंसर्ट करेंगे, उसका कलर नोट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठंडा हो जाएगा फिर कलर नोट कर लेंगे। ठीक, यहाँ एक इलस्ट्रेशन हम दे रहे हैं आपको, एक ही लाइन का इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोबाल्ट 2+ है ना, कोबाल्ट 2 का बेटा आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। तो कोबाल्ट सल्फेट बेटा ले लिया है ना, कोबाल्ट सल्फेट ले लिया और ये बीट ले लिया हमने NaPO3 ले लिया और इसको हमने हीट किया। अच्छा बेटा ये बताओ, कोबाल्ट सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये डिकम्पोज हो जाएगा। मैं एक बार इसकी प्रोडक्ट ऐसे बना दो सिंपल, ये कोबाल्ट ऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया और प्लस NaPO3 बन गया। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो निकल जाएगा, अब बच क्या गया, नॉन वोलेटाइल कौन है, यानी ये नॉन वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है, लेकिन इसका कैरेक्टर तो बेटा बेसिक है, ये एक सॉल्ट है। इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, तो इनके बीच एक ही रिएक्शन हो सकती है, क्या ये दोनों फ्यूज कर जाएं, है ना, आपस में फ्यूज कर जाएं। तो जब फ्यूज कर जाएंगे तो बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो प्रोडक्ट बताओ, यानी ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाए ऐसे सोचिए, ऐड हो, Na हो गया, कोबाल्ट हो गया और PO4
U4 ठीक है ना। तो अगर हम इसको बेटा हीट करते तो यहां बन जाएगा क्या, सोडियम कोबाल्ट ऑर्थोफॉस्फेट एन प्लस SO3, और ये बन गया सोडियम कोबाल्ट ऑर्थोफॉस्फेट, है ना। ये ब्लू कलर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट। अच्छा, कोबाल्ट 2 के साथ बेटा क्या है, आप चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लें चाहे रिड्यूसिंग फ्लेम लें, कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। देयर इज नो चेंज इन कलर इन केस ऑफ कोबाल्ट। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है, आपको बता दें, जो कलर बोरेक्स बीट टेस्ट में मिलता है वही एग्जैक्टली कलर माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट में मिलता है, लेकिन कब, ऑक्सीडाइजिंग कोल्ड में। ऑक्सीडाइजिंग कोल्ड में दोनों के कलर एग्जैक्टली सेम। ब्लू ही है दोनों। हाँ, ब्लू उसमें भी आएगा, बोरेक्स बीट में भी ब्लू आएगा। और इस पर एक बड़ा अच्छा एविडेंस है, आपको याद होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है ना बेटा। तो विटामिन B12 का बोरेक्स बीट टेस्ट कराया गया कि यार इसमें देखा गया भाई विटामिन B12 में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में उसका ब्लू कलर का बीट मिला, तो इससे पता चला कि यहाँ पे कोबाल्ट और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये बेटा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट भी हो गया। अब लास्ट केस रह गया चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। बहुत आसान है, उसको ना भी पढ़ाएं तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, अभी पढ़ा दे, अभी खत्म कर देता हूँ ताकि आज बेसिक रेडिकल खत्म। आज से बेटा बेसिक रेडिकल खत्म कर देंगे, है ना। अभी बस बेसिक खत्म। एसिड में अभी 25% बचा हुआ है। 10 मिनट हार्डली। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। पोर्शन कब आएगा? बोलिए। थोक में रिवीजन वाला पोर्शन कब आएगा सर? थोक तो चल रहा है सर, ये तो बेसिक रेडिकल चल रहा है और सब खत्म, यही सब खत्म। इसके बाद आप थोड़ी पढ़ाएंगे, इसमें कुछ नहीं बताने का। बस एक बार शीट से आपसे कहेंगे पढ़ो इसको, मैं बताओ, डाउट बताओ, हम बताते चलते जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, फिर क्वेश्चन देते जाएंगे, आपको सीट से पढ़वाएंगे, बस यही चलेगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे 4th आ गया चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ओके, चारकोल ब्लॉक। reducing flame, salt plus सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। सर सॉल्ट एनालिसिस का उसमें भी है सर ये टॉपिक? हाँ, उसमें कौन सा शॉर्ट नो, हाँ उसमें है, उसी में दिया हुआ है, उसी में मिलेगा आपको, दिया हुआ। हाँ उसमें मिलेगा। अगर आप लोग अभी हो, जब तक मैं डायग्राम इसको बनाता हूँ तब तक आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिए। फ्यूजन मिक्सचर मिली नहीं थी वो शॉर्ट नोट्स वाली। होगी बेटा, बाकी लोगों को कैसे मिली है आप देखिए, है ना।
सर ये कहाँ पर है? ये उसी में बेटा होगा, ये मैंने ऐसा डिटेल नहीं वहां पे नहीं बनाया, सिंपल लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो मैं भी ये डायग्राम से, हाँ उसी में होगा। टेस्ट के बाद में है क्या? हाँ डाई टेस्ट, एसिड रेडिकल जहाँ खत्म होते हैं, एसिड रेडिकल नंबर पहले होगा, 33। हाँ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑक्सी एनायंस। They dissolve in cavity. ओके बेटा देखिए, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाते हैं। एक हमने चारकोल का ब्लॉक ले लिया। चारकोल समझते हैं आप लोग? हेलो, यस सर। चारकोल ले लिया है ना। जैसे मान लीजिए ये एक चारकोल का ब्लॉक है, ऐसे ये आप सपोज करिए। इसको फिर क्या किया, नाइफ से चाकू के सहारे हमने क्या किया, यहाँ पर इतना हमने काट दिया, ये इतना हमने काट के निकाल दिया पूरा। जब इतना निकाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो एक कैविटी सी बन गई ना, ये देखो कैविटी बन गई है ना। यस सर। ये कैविटी बन गई देखो। तो ये हो गया चारकोल का ब्लॉक है ना, चारकोल का ब्लॉक आ गया। ऊपर हमने कैविटी बना दी, और इस कैविटी में जो सॉल्ट दिया गया उसको हमने डाल दिया, और सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट डाल दिए, इनका मिक्सचर डाल दिया 1:1 में। और इस मिक्सचर का हम लोग फ्यूजन मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। एक्चुअली क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर हम इसमें पोटेशियम कार्बोनेट डाल देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फिर हम यहाँ पे बर्नर रखते हैं। बर्नर में ये ब्लो पाइप है, ये ब्लो पाइप है। ब्लो पाइप का मतलब फुकनी बोलते हैं ना बेटा, फुकनी हाँ ये फुकनी हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर इसके अंदर ब्लो कराते हैं, और इस तरीके से एयर ब्लो कराते हैं कि इसके ये जो रिड्यूसिंग फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम नीचे आ जाए और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऊपर जाए। इसका एक तरीका होता है। अगर ब्लो पाइप की टिप को फ्लेम के अंदर इंसर्ट करके ब्लो करोगे तो रिड्यूसिंग फ्लेम नीचे आएगी और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऊपर जाएगी, है ना। ये रिड्यूसिंग फ्लेम इसके अंदर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ अंडर हीटिंग। तो जो सॉल्ट का जो केटायन है ना, सॉल्ट का जो केटायन है वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा, इसलिए देखो मैंने यहां लिख दिया कार्बोनेट ऑफ बेसिक रेडिकल। और सोडियम और पोटेशियम कंबाइन करेंगे सॉल्ट के एनायन के साथ, तो देखो मैंने सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सीनाइन। तो ये तो एडजॉर्ब हो जाएगा कैविटी में, क्योंकि चारकोल है, ये एडजॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, ये कार्बोनेट बन गए, तो ये कार्बोनेट फिर हीट जब करेंगे ना बेटा, तो कार्बोनेट मेटल कार्बन डिकम्पोज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अच्छा, यहां पर हमने क्या कर रखा, रिड्यूसिंग फ्लेम डाल रखी। रिड्यूसिंग फ्लेम की प्रेजेंस में इसको कोक के साथ हीट करें। कोक क्या है, कार्बन हुआ, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग, बहुत अच्छा रिडक्टेंट है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मेटल में, और आपको यहाँ पे मेटालिक ग्रेन्यूल मिल जाएगा। जैसे मान लिया आपको सिल्वर दिया गया था,
तो यहाँ पे अब लास्ट में सिल्वर का ग्रेन्यूल मिल जाएगा। लेड था तो लेड का ग्रेन्यूल मिल जाएगा। अगर कॉपर का सॉल्ट दिया गया तो कॉपर का ग्रेन्यूल मिल जाएगा। मरकरी दिया गया तो आपको लास्ट में मरकरी मिल जाएगा। तो इन ग्रेन्यूल के मेटालिक लस्टर के बेसिस पर हम सोचेंगे कि कौन सा मेटल यहाँ पे था, यानी उसके बेसिस पर हम तय करेंगे मेटल क्या था। हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन बेटा एक बात आपको बता दें, बहुत ऐसे मेटल ऑक्साइड होंगे, ध्यान सब सुनना, बहुत ऐसे मेटल ऑक्साइड होंगे जो इस कंडीशन में रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। बहुत ऐसे होंगे जो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा। जिंक एक्चुअली क्या है, वोलेटाइल होता है, वो निकल जाता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगर मेटालिक ग्रेन्यूल नहीं मिला बेटा, आप यहां से सुनना बेटा, मेटालिक ग्रेन्यूल नहीं मिला क्योंकि मेटल ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाया, तो इस कैविटी के अंदर 2 से 3 बूंदे हम कोबाल्ट नाइट्रेट की डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कोबाल्ट नाइट्रेट की 2 से 3 बूंदे हमने डाल दी। क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। मान लिया बेटा यहां पर जिंक था, क्या था? जिंक था। तो जैसे मान लिया जिंक था तो जिंक ऑक्साइड रहा होगा और हमने 2 से 3 बूंदे कोबाल्ट नाइट्रेट की डाल दी और उसके बाद हमने इसको हीट किया। तो जब बेटा हीट करेंगे तो जानते हो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा किस में? कोबाल्ट ऑक्साइड में प्लस ट्वाइस NO2 में और हाफ ऑक्सीजन में और प्लस बन गया ZnO। तो ये यहाँ पर एक एम्फोटेरिक है, ये यहाँ पर बेसिक है। इन दोनों के बीच बेटा रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो जब सॉल्ट बनेगा तो आप बताइए बेटा सॉल्ट का केटायन कहां से आएगा और एनायन कहां से आएगा? बोलिए। सॉल्ट का एनायन बनेगा, सॉल्ट के एनायन का सेंट्रल एटम, सॉल्ट का जो एनायन होगा उसका सेंट्रल एटम होगा जिंक, यानी जिंक हो गया। जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। इसके साथ हम क्या लिखते जाएं? ऑक्साइड लिखें। कितने ऑक्साइड लिखूं जिससे एनायन में बदल जाए? बोलिए। एक से कहां चल? 2 माइनस हो गया। इसका केटायन कौन होगा? कोबाल्ट होगा। ये बन गया है ना, ये बन गया। तो कोबाल्ट ZnO2 बन गया। इसको बोलते हैं कोबाल्ट जिंसाइड और इसको बोलते हैं बेटा रिनमैन्स ग्रीन। क्या बोलते हैं इसको? रिनमैन्स। तो यहाँ क्या बन गया? कोबाल्ट ZnO2 प्लस NO2 एन प्लस हाफ O2। इसको बोलेंगे, ये ग्रीन कलर का आएगा, इसको बोलेंगे रिनमैन्स ग्रीन। रिनमैन्स ग्रीन, और ये ग्रीन कलर का होता है। तो मेन आपके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो इससे पहले दिखाया वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया बेटा एल्यूमिनियम आ जाए, Al2O3, ये भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक बेटा, इसके साथ हम हीट करते हैं तो बोलिए क्या बनेगा? अगेन देखिए, इसको हम हीट करेंगे तो एक तो Al2O3 आ गया प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड आ गया प्लस NO2 एन प्लस हाफ O2। ये एम्फोट्रिक है, ये बेसिक है। इनके बीच बेटा क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनायन आएगा एल्यूमिनियम से। एनायन कहां से आएगा बेटा? एम्फोट्रिक से, एसिड से। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ऑक्साइड कितने लिखूं? बोलो कितने लिखूं ऑक्साइड? 2 माइनस आ गया और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिया एन प्लस NO2 एन प्लस ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं बेटा थेनार्ड्स ब्लू। थेनार्ड्स ब्लू कहा जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। अच्छा, अब अगर मान लिया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ये तो बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बेसिक है, और कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जब हम हीट करेंगे तो जानते हो क्या होगा? यहाँ कोबाल्ट ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड
फ्यूज फॉर्म में मिलेंगे और ये मिल जाएगा पिंक कलर का आपको मिलेगा। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट बेटा, एक ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको बताएं, जानते हो क्या है एक्चुअली, क्या हमें ZNO की प्रॉपर्टी पढ़नी डी ब्लॉक में, हमें Al2-3 की प्रॉपर्टी पढ़नी P ब्लॉक में। तो Al2-3 और ZNO दोनों की ये प्रॉपर्टी का पार्ट है। थिनार्स ब्लू और ये पिगमेंट के तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा इस तरीके से बेसिक रेडिकल खत्म हुआ है ना बेटा। तो Yes, आप sir. सब लोग अगले क्लास में एक होमवर्क आपको दिया PT7, होमवर्क क्या है बेटा, PT7 है, वो कर लो। टाइप ऑफ रिएक्शन के सभी टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा वो खत्म हो गया। और अगले क्लास से हम लोग शॉर्ट नोट्स या सॉरी इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन सॉल्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे जो बेसिक रेडिकल के जो चार्ट्स, जिनको मैं चार्ट बोल रहा हूँ, एक प्लेन पेपर है उनमें कॉलम्स बहुत सारे बने हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस तो सर। आप सर इन वो सभी तो हमारे लोगों पास आए नहीं है ना सर। नहीं आ जाएंगे बेटा, कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। जो मटेरियल आपके पास आएगा उसी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान ले नहीं आ जाते तो ये हम नोट से डिस्कस करूंगा, ठीक, इस तरीके से। सर अब हाँ एक बार अब सवाल उठता है कि बेटा शॉर्ट नोट्स को, अब यही है कि मेरे पास गूगल ड्राइव में तो है, यहाँ पे इस टैब में गूगल ड्राइव पे है, लेकिन जब मैं इसको गूगल जूम से गूगल ड्राइव पर स्विच ओवर करता हूँ तो बड़े मुश्किल से तो एक तो आता है, और आने के बाद उस पे एनोटेशन नहीं काम करता है। सर तो उसको आप तो डाउनलोड कर लो ना, ऑफलाइन कर लो अपने टैब पे, उसके बाद फिर शेयर कर देना, समझे ना। तो अब उसमें ये है कि या उसको डाउनलोड तो हमने कर रखा ना, उसमें गूगल ड्राइव में डाउनलोड है। अब गूगल ड्राइव पर एक ऑप्शन आता है ना, जूम पढ़ाओ तो शेयर विद गूगल ड्राइव, लेकिन गूगल ड्राइव पे जब जाते हैं तो गूगल ड्राइव से वो ओपन कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। सर वो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन भी आता है ना, आप डॉक्यूमेंट में उसको परफॉर्म करके, या उसको डॉक्यूमेंट में ले ले, जैसे डॉक्यूमेंट्स में करके ले लो। मतलब गूगल ड्राइव से मैं डॉक्यूमेंट ले लूं। सर गूगल ड्राइव से भी एक बार अपने फोन पे ऑफलाइन कर लो, मतलब गूगल ड्राइव पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। अभी वैसे मान लिया वो फाइल हमारे पास गूगल ड्राइव में है, गूगल हाँ। ड्राइव से मैं चला जाऊं उसमें डॉक्यूमेंट में, है ना, और सर आप डॉक्यूमेंट से गूगल फिर ड्राइव हम पे उस डॉक्यूमेंट में जाओगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन हाँ रहेगा सेव टू दिस डिवाइस, तो वो कर देना। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या होगा सर उससे क्या होगा कि आपके मतलब टैब में आ जाएगा, फिर आपको गूगल ड्राइव से शेयर नहीं करना पड़ेगा, सीधा डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। नहीं तो इसमें जो ऑप्शन आते हैं ना, शेयरिंग के जो ऑप्शन आते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे शेयरिंग के ऑप्शन आए क्या, फोटो, iCloud ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, वेबसाइट URL, बुकमार्क, व्हाइट बोर्ड, तो इसमें किस हेड में आएगा वो? सर डॉक्यूमेंट एक अलग से होगा ना, नहीं डॉक्यूमेंट का भी एक डॉक्यूमेंट ऑप्शन इसमें आता नहीं है। है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें व्हाइट बोर्ड है, सर फिर बुकमार्क गूगल है। ड्राइव बॉक्स में देख लीजिए। नहीं गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स में देखें तो सर सर ड्रॉप बॉक्स में तो आपने हाँ सेव ही नहीं किया सर है। वही गूगल ड्राइव से आप हाँ ड्रॉप जैसे मान बॉक्स में लिया आप हमने, पहले सेव कर लीजिए उसको गूगल ड्राइव से, हाँ फिर उससे ड्रॉप शेयर। गूगल ड्राइव से ड्रॉप बॉक्स में सेव कर लें, फिर इसमें खोल लें हम इसको। सर ऐसा ही करो। या सर सबसे इजी सर, हाँ बताओ। हेलो सर, हाँ सबसे बोलो इजी बोलो। बोलता हूँ, जो पार्ट आपको हमें सिखाना है वो पार्ट के हाँ आप स्क्रीनशॉट निकाल के आपके डिवाइस में सेव करके रखिए, और जिस दिन वो जो लगेगा उसको आप शेयर कर देना। इजी है, फोटो वो तो आपको आ ही जाएगा। हाँ नहीं वो तो खैर बहुत इजीएस्ट वे है, फोटो वाला इजीएस्ट easy वे, है। वो तो इजीएस्ट कि हाँ आपने फोटो किया उसके बाद में आपने इस तरीके से कर लिया, दिस द इजीएस्ट पार्ट। यस सर। हाँ और पहले जब मैं आपको मोबाइल से पढ़ाता था तो उसमें बहुत अच्छा सिस्टम था, उसमें मैं पूरी फाइल खोल लेता था, एनोटेशन भी चलता रहता, तो आपको याद होगा है ना, और जबकि मैं फिंगर यूज करता था यस उस सर। समय, बढ़िया काम करता था। हाँ सर, आप इसमें फिंगर हमने से। बहुत, और इसमें बहुत कोशिश कर ली हमने, बहुत सारे घंटों कभी कभी हमने अपने बर्बाद किए, लेकिन नतीजा 0 आया, सर कुछ लेकिन फायदा मैथ्स में तो हमारी पूरी फाइल ही शेयर होती है, सर भी एक नहीं। टैब पे पढ़ाते हैं। हाँ नहीं तो फाइल जब तक नहीं शेयर होगी तो पढ़ाना दिक्कत हो जाएगा। तो हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो कि मैं गूगल ड्राइव से उसको डॉक्यूमेंट में लूँ या डॉक्यूमेंट से फिर शेयर करूँ,
आज मैं करता हूँ, आज से कल, क्योंकि अब मेरे को परसों से तो जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? Yes, नहीं मैं sir. पढ़ाऊंगा कैसे भाई, जब तक स्क्रीन पर नहीं होगा हम कैसे बताएंगे Yes, बेटा, sir. है? Correct. स्क्रीन पे देखेगी, एनोटेशन भी चले, दोनों बातें हों, स्क्रीन पे हाँ. वो आए और है ना शेयर कराऊं और एनोटेशन चले, तो हम बताएं दो बेटा ये गैस निकली, ये आया, ये आया, क्योंकि अब पढ़ाने का कोई मतलब तो नहीं, पूरा बस एक्सप्लेन कराना हमको। अब सर हाँ बोलिए। सर क्लास सुबह मॉर्निंग में रखो। मतलब हम ऐसा ही करेंगे ना कि आप जो जो पार्ट सिखाओगे उस पे आप होमवर्क दोगे और वो डिस्कस होगा। हाँ हाँ बस यही चलेगा, यही चलेगा। जैसे आज PT7 हमने दे दिया, अगले क्लास में मैं आपको बेसिक रेडिकल पर डिस्कशन। अच्छा हाँ एक और बताओ, सॉल्ट एनालिसिस की शीट आई कि नहीं आई? अगर ना आई हो तो मैं बेटा उसको होमवर्क में देना है मेरे को, नहीं है अगले क्लास आ गई सर, आ गई आ गई, हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी आ गई ना, चलो ठीक है, हार्ड हाँ कॉपी सर। सही, सर हार्ड ऐप कॉपी पे सबके भी है पास सर है ना? अवेलेबल। हैं? हाँ ऐप पे भी है? हाँ है, हाँ। ऐप पे भी है सर। हाँ शीट है सर। तो अगले क्लास से अभी तो PT7 कर लो, PT7 के बाद में आपको सॉल्ट एनालिसिस की शीट का होमवर्क देंगे। सबसे पहले बेसिक का देंगे, बेसिक खत्म हो गया, एसिड का फिर बाद में जैसे होता जाए एसिड का मैं देता जाऊंगा, ठीक है बेटा? हाँ बोलो। मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो ना सर। हेलो बेटा, हाँ बोलिए। आपकी क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो ना। कर सकता हूँ इसको। अच्छा ये बताओ, हाँ एक और हमारे को एक्चुअली क्या है कि इस समय रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिला। आज से मेरी सुबह गूगल की क्लास हो गई, सुबह शाम गूगल की, शाम को आपकी, कल भी ऐसे है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ इधर 3 दिन से। तो आपकी क्लास अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट कर दूं सब लोगों की, कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट रहेगा। मॉर्निंग में अगर मैं आपकी क्लास रखूंगा तो बेटा 12:30 से रखूंगा, 2 बजे आपको फ्री करूंगा, मतलब लगभग किस टाइप का कुछ टाइम हो पाएगा? बस सर यही टाइम परफेक्ट टाइम है सर। हाँ सर चलेगा सर। कोई क्लास नहीं दो सर लेकिन फिर उसके बाद हमारी कंटिन्यूअसली क्लास होती है सर, फिर 2 से क्योंकि क्लास होती है 3:30 तक, और फिर फिजिक्स की क्लास होती है नहीं 2 से शुरू होती है या देर से शुरू होती है? सर 2 बजे से 2 से होती है, तो मेरे को जल्दी छोड़ना पड़ेगा सर क्लास। 150 कर देंगे। होती है 15 मिनट का हाँ। 150 या 145 यही टाइम सही है सर। नहीं सर ये टाइम सही नहीं है सर, यही टाइम सही है सर। ये टाइम सही है सर यही टाइम सही है सर यही टाइम सही है। दूसरा क्लास नहीं सही में देखो, बदलाव इसलिए लाना पड़ेगा। मेरे को दिक्कत क्या है बेटा, फिर रिकॉर्डिंग आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन की रिकॉर्डिंग आज भी नहीं हो पाई, मंडे को भी नहीं जा पाया, यस सर। है ना? आप करो तो सर, कर दो मॉर्निंग में क्लास। हाँ चलो सर, मैं एक बार और पॉसिबिलिटी ये देखता हूँ कि अगर मान लिया ये जो है आपकी वाली क्लास, अगर मैं उधर वाली क्लास को सुबह या तो फिर मैं 12 बजे 12:15 तक मेरा छोड़ने का होता है उसको क्लास को, तो अगर मैं 12:30 से आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो 12:30 से 1 से 2 1.5 घंटा, 1.25 घंटे तो कम से कम पढ़ानी चाहिए ना। यस सर 2 बजे तक। लेकिन सर 2 बजे क्लास रहती है हमारी। लेकिन 2 2 से उसी चालू होती है तो वो भी 3:30 तक तो चली जाती है, उसके बाद फिर 4 बजे से फिजिक्स की क्लास होती है। सर मॉर्निंग में कर दो सर, बेस्ट टाइम रहेगा। और नहीं मॉर्निंग के लिए मैं भी सोच ही रहा था, क्योंकि मेरे को वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही मेरी। यस सर अगली क्लास से मॉर्निंग में। चलो भी और मॉर्निंग ही फिक्स है सर। नहीं अभी हम हाँ नहीं करेंगे, लेकिन शेड्यूल भेज देंगे आपको, जैसा भी होगा हम यस सर एक बार और इस पे मंथन करेंगे हम इसके बारे में। अच्छा बेटा, यस तो सर। कोशिश हमारी यही, अगर मैं वो वाली मॉर्निंग वाली क्लास थोड़ा और शिफ्ट हो जाती है उधर, है ना? हाँ सर मॉर्निंग वाली शिफ्ट करने की बस थोड़ी उधर कर दो, है, ये वाली क्लास शिफ्ट कर दो सर। नहीं ये वाली तो करनी ही पड़ेगा, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। फिर 2 बजे मैं भी फिर लंच करके फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले भी 6 बजे बाहर चले जाएंगे वो, तो 6 बजे अगर जाएंगे तो उससे पहले हमें भी कम से कम, हम इंस्टीट्यूट पहुंचे 4:30 बजे, तो 4:30 बजे जाएंगे तभी तो 1-1.5 घंटा रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो लेक्चर 45 मिनट का बन के आता है। तो रात को रख दो 9:30 बजे। नहीं 7 को कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। सर हाँ सर मुझे हाँ, शॉर्ट नहीं मिला है। बेटा फिनिक्स ऐप पे होगा बेटा, देखो तो। सर नहीं आया सर।
नहीं है, नहीं सर, नहीं है सर, अभी तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि फिनिक्स ऐप पर आ गए? फिनिक्स पे नहीं आया, सबके पास ड्राइव से मिल गया होगा जिनको, तो वो बोल रहे होंगे, मतलब ड्राइव से सर मिल हमें गया। नहीं मिल रहा सर, फेनिक्स से भी नहीं आया। अच्छा हाँ सर, शॉर्ट नोट। अच्छा तो अच्छा नहीं, फिनिक्स ऐप पे भी गूगल ड्राइव के थ्रू भेजा होगा उन्होंने। सर नहीं है सर, फिनिक्स फेनिक्स ऐप पे नहीं है। सर कुछ नहीं, अच्छा, फेनिक्स ऐप पे शॉर्ट नोट्स नाम का। अच्छा नहीं तो हो सकता मैं पूछूंगा कि किस किस तरीके से भेजा है उन्होंने, मैं कल बात करके आपको भेजता हूँ किस तरीके से भेजा, तो आपके ग्रुप पे भेज देंगे कि किस सर फॉर्म आप में वो उनसे बोल के पीडीएफ ही भिजवा दीजिए ना। एक्चुअली अभी ग्रुप पे पीडीएफ के फॉर्म में अलाउड नहीं किया गया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। समझ गया ना बेटा? सर तो अलग ग्रुप समझ गए? बना लीजिए आईओसी का। तो इस वजह से अभी सर जो है ईमेल जो है ना, ईमेल पे आया है तुम लोगों के। हाँ Yes, सर, sir. वाइब्रेंट से ईमेल आया है, उस पे वो पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट। हाँ तो वो जो मैंने भेजा होगा वही होगा जो मैंने भेजा था, हाँ सर वही वाला सर हम होगा। आपसे लेके सर पर्सनल नंबर, मतलब मैसेज डाल के। देखो मैं कल इंतजाम कराता हूँ, हालांकि बोल तो मैं आया था आज कि भैया इसको भेज दो, आज पता नहीं, हो सकता अब उसका वर्कलोड ज्यादा रहा हो, दिमाग स्लिप कर गया हो, ये भी हो सकता है ना। चलो कल आ जाएगा आपके पास, परेशान मत हो, है ना, कल आ जाएगा पॉजिटिवली। और अच्छा अगर आ जाता तो करना क्या तुम्हें, मैं आपको बताता हूँ, वो 2 चार्ट्स हैं उनको एक स्टडी कर लेना, और इसमें जो पहले 3 से 4 पेजेस हैं, कार्बोनेट आएगा, सल्फाइड आएगा, सल्फाइड आएगा, और ये सल्फाइड तक हम ये डिस्कस करेंगे एक दिन में हो जाएंगे। ठीक सर अगली क्लास इसी टाइम पे है ना अभी, अगली क्लास? हाँ अभी तो मैं कुछ मॉर्निंग के लिए नहीं तय कर पाया हूँ, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ इसके लिए। एक बार गूगल वाले बैच के लिए कि मैं सोच सकता हूँ, अगर वो कुछ और शिफ्ट हो जाए तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, है ना। और नहीं तो मैं कल फिर इसलिए शेड्यूल में कल भेजूंगा, एक बार शेड्यूल का टाइम जरूर देख लेना बच्चों, हैं? यस सर। अच्छा हेलो, क्लास का शेड्यूल Yes, एक sir, बार yes. देख लेना बेटा तुम लोग। ठीक है सर। टाइम जरूर देख लेना, कल हम भेजेंगे, आज नहीं भेजेंगे, कल फाइनल करेंगे इसको। Good night, ओके sir. ओके, गुड नाइट गुड नाइट सर, बाय सर।